हेलो एवरीवन। हम यहाँ पे क्लास 10th की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चैप्टर 4 जो कि है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आज हम करेंगे सब टॉपिक 4 जो कि है फैक्ट्रीज कम अप। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट कॉटन मिल इन मुंबई केम अप इन 1854 एंड इट वेंट इनटू प्रोडक्शन 2 years लेटर। तो जो पहली कॉटन मिल मुंबई में आई थी वो 1854 में आई थी और वो 2 साल तक प्रोडक्शन में, राइट। बाय 1862 4 mills were at work with 94,000 spindle and 2,150 looms. Around the same time, jute mill come up in Bengal. The first began set up in 1855 and another was 7 years later in 1862. तो इसके बाद 1862 में 4 और कॉटन मिल बनी जिसमें 24,000 स्पिंडल थे और 2,150 लूम्स थे। और उसी समय यानी कि जो उसी समय 1855 में जूट मिल बंगाल में सेटअप की गई, ठीक है। और उसके 7 साल बाद एक अनदर जूट मिल सेटअप की जिसको 1862 में सेटअप किया, ठीक। इन नॉर्थ इंडिया द Elgin Mill was started in Kanpur in 1816 and a year later the cotton mill of Ahmedabad was set up. By 1874 the first spinning weaving mill of Madras began production. तो नॉर्थ इंडिया में 1816 में कानपुर में एल्जिन मिल को स्टार्ट किया। उसके 1 साल बाद अहमदाबाद में कॉटन मिल की स्थापना हुई। फिर 1874 में पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल मद्रास में जो बनी थी उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। तब सवाल उठता है हु सेटअप द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री किसने बनाई और उस इंडस्ट्री के लिए कैपिटल यानी कि पैसा कहाँ से आया और कौन था जो हु केम टू वर्क इन द मिल्स, और वो कौन लोग थे जो मिल्स में काम करने के लिए आए। तो इसी को डिस्कस करते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जो कि अर्ली एंटरप्रेन्योर यानी पहले के बिजनेसमैन। Industries were set up in different regions by varying sort of people. Let us see who they were. तो इंडस्ट्री कई अलग अलग रीजन में सेटअप होने लगी अलग अलग तरह के लोगों के साथ से मिलके, ठीक है ना। अब देखते हैं ये लोग कौन थे। द हिस्ट्री ऑफ मेनी बिजनेस ग्रुप गोज बैक टू ट्रेड विद चाइना। तो जो इतिहास है कई बिजनेस ग्रुप का जो कि चाइना के टाइम पे हम वो देखेंगे, ठीक है। For the late 18th century, as you have read in your book last year, the British in India began exporting opium to China and took tea from China to England. तो हमने लास्ट ईयर की बुक में पढ़ा था कि लेट 18th सेंचुरी में जो ब्रिटिश था वो इंडिया से ओपियम को चाइना में एक्सपोर्ट करता था और ओपियम के बदले वो चाइना से जो चाय थी वो चाइना से लेके इंग्लैंड को एक्सपोर्ट करता था। Many Indians become junior player in this trade, providing finance, procuring supplies and shipping consignment. तो जितने भारतीय थे, कई जो भारतीय थे वो इस जो खेल था ओपियम को एक्सपोर्ट करने का चाइना में, चाइना से फिर टी लेने का, उसको इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करने का, तो वो इस जो ट्रेडिंग में कई जो भारतीय थे वो भी इन्वॉल्व हो गए। अब वो क्या करने लगे, वो इस ट्रेड में फाइनेंस को प्रोवाइड करने लगे, सप्लाई लेने लगे, फिर उस शिपिंग कंसाइनमेंट का असाइनमेंट वो लेने लगे। हैविंग अर्नड through trade, some of these businessmen had vision of developing industrial enterprises in India. तो ये जो ओपीएम के जरिए एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग के बिजनेस के जरिए जो कई जो भारतीय थे जिन्होंने इनके जरिए खूब पैसा कमाया, इस ट्रेड के जरिए खूब पैसा कमाया, तो उन बिजनेसमैनों ने एक सपना देखा कि एक ना एक दिन हमारे जो भारत में भी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस की स्थापना हो सकेगी। इन बंगाल द्वारकनाथ Tagore made his fortune in the China trade before he turned to industrial investment, setting up 6
joint companies in 1830s and 1840s। तो 1813 और 1840s के बीच में बंगाल के द्वारका नाथ जो टैगोर जो थे, उन्होंने चाइना से ट्रेड करके खूब पैसा कमाया। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने अपने इस पैसे को इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया और इसी कन्वर्शन में उन्होंने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनियां बनाई, सेटअप करी। Tagore's enterprise sank along with those of others in the wider business crisis of 1840s, but later in the 19th century, many of the China traders became successful industrialists। लेकिन क्या हुआ, जो टैगोर का जो बिजनेस था, यानी कि जो टैगोर की एंटरप्राइजेस थी, वो जब 1840 में जब बहुत बड़ी क्राइसिस हुई तो उनका जो एंटरप्राइजेस थी वो भी डूब गई। लेकिन जैसे ही 19th सेंचुरी का अंत होने लगा तो कई जो चाइनीज ट्रेडर थे वो बहुत ही सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बन के उभर आए। इन मुंबई, बॉम्बे, पारसीज लाइक दिनशॉ पेटाई एंड जमशेदजी Nausarwanjit Tata, who built huge industrial empire in India, has accumulated their initial wealth partly from exports to China and partly from raw cotton shipment to England। तो अगर हम बॉम्बे की बात करें तो दो जो पासी थे, एक दिनशॉ और दूसरे जो टाटा थे, उन्होंने बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल एम्पायर भारत में खड़ी कर ली और इन्होंने इस इंडस्ट्रियल एम्पायर को खड़ी करने के लिए कैसे अपनी वेल्थ को इकट्ठा किया, उन्होंने अपनी जो शोहरत जो इकट्ठी की थी वो चाइना में एक्सपोर्ट करके इकट्ठी की, कुछ चाइना में एक्सपोर्टिंग का काम करके इकट्ठी करी और कुछ रॉ कॉटन शिपमेंट का असाइनमेंट इंग्लैंड में भेज के उन्होंने इन पैसों को इकट्ठा किया। लेकिन Seth Hukumchand, a Marwari businessman who set up the first Indian jute mill in Kolkata in 1817, also traded with China. So did the father as well as grandfather of famous industrialist जी.डी. बिरला। तो इसी के साथ मारवाड़ी सेठ हुकुमचंद जो मारवाड़ी जो कि एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने पहली जूट मिल कलकत्ता में सेटअप की थी 1971 में, जो कि चाइना के साथ ट्रेड करती थी। उसके साथ उनके जो फादर थे, उनके जो परदादा जो दादा थे, फादर जो दादा थे, वो भी बड़े फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे जी.डी. बिरला के। Now, capital was accumulated through other trade network. Some merchants from Madras traded with Burma, while others had link with the Middle East and East Africa। तो जो कैपिटल था, जो पैसा था, वो कई तरीके के ट्रेड नेटवर्कों से इकट्ठा हो रहा था। कुछ जो मर्चेंट थे मद्रास के, वो बर्मा के साथ ट्रेड कर रहे थे, कुछ लोग मिडल ईस्ट के साथ ट्रेड कर रहे थे, कुछ लोग ईस्ट अफ्रीका के साथ ट्रेड कर रहे थे। तो इस तरीके से जो पैसा था वो इकट्ठा करने लगे businessmen। They were yet another commercial group, but they were not directly involved in external trading। तो ये जो लोग थे मद्रास के बिजनेसमैन, ये अलग ही कमर्शियल ग्रुप थे, पर ये डायरेक्टली एक्सटर्नल ट्रेड में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते थे। दे ऑपरेटेड विद इन इंडिया कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बैंकिंग money, transferring funds between cities and financing trade। When opportunity of investment in the industry opened up, many of them set up factories। तो ये जो थे ये एक्सपोर्ट में हाथ नहीं था, इन्होंने एक्सपोर्ट में हिस्सा नहीं लिया, इन्होंने भारत के अंदर ही अपना ऑपरेशन शुरू किया, भारत के अंदर ही अपना काम करना शुरू किया। ये भारत के अंदर ही गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। कई बिजनेसमैनों को फाइनेंस प्रोवाइड करते थे, फंड प्रोवाइड करते थे, कई ट्रेडर्स को फाइनेंस प्रोवाइड करते थे। तो जब व्हेन अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री ओपन, जब क्या बोलते हैं इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट का जब मौका मिला तो कई लोगों ने फैक्ट्रियां सेटअप कर ली।
As colonial control over Indian trade tightened, the space within which Indian merchant could function become increasingly limited. तो जैसे जैसे जो कॉलोनियल कंट्रोल था भारत के ऊपर कसता जा रहा था, उसका सिकंजा कसता जा रहा था, तो वैसे वैसे जो हमारे इंडियन मर्चेंट थे उनका जो कार्य काम करने का जो दायरा था वो भी घटता जा रहा था. They were barred from trading with Europe in manufactured goods and had to export mostly raw material and food grain, raw cotton, opium, wheat, indigo required by the British. तो ये अब इंडियन मर्चेंट के साथ क्या होने लगा, इंडियन मर्चेंट को यूरोपियन गुड्स जो खरीद फरोख्ती यूरोप के साथ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को लेकर उसको रोका जा रहा था, उनको मजबूर किया जा रहा था कि वो जो रॉ मटेरियल है और जो खाने पीने का सामान है उसको एक्सपोर्ट करें. अब रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो कॉटन हो गया, ओपियम हो गया, वीट हो गया, इंडिगो हो गया. तो ये इंडियन मर्चेंट को मजबूर करते थे कि वो इन सब चीजों को ब्रिटिश को एक्सपोर्ट करे जहां पर इनकी रिक्वायरमेंट थी, जरूरत थी. तो they were also gradually edged out of the shipping business. तो ऐसे क्या हुआ, उनको शिपिंग बिजनेस से भी धीरे धीरे हटा दिया गया. Till the First World War, European managing agency in fact control a large sector of Indian industries. तो फर्स्ट वर्ल्ड वार तक कई जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी थी उन्होंने बड़े इंडियन इंडस्ट्री के बड़े सेक्टर को कंट्रोल कर लिया था. Three of the biggest were Bert Hegler and Corporation, Andrew Yule and Jardine Skinner and Corporation. तो जो तीन बड़े जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी थी वो ये थी, बर्ड हेगलर कॉर्पोरेशन थी, एंड्रू यूल थी एंड जार्डिन स्किनर कॉर्पोरेशन थी. These agencies mobilized capital, set up joint stock companies and managed them. तो ये जो एजेंसीज थी ये कैपिटल को मोबिलाइज करती, यानी यहां से वहां घुमाती थी, जॉइंट सेक्टर्स कंपनियां बनाती थी और उनको मैनेज करती थी. इन मोस्ट इंस्टेंस Indian financier provided the capital while the European agency made all investment and business decision. तो ज्यादातर केसेस में क्या होता था, जो इंडियन फाइनेंसर्स थे वो कैपिटल देते थे और जो यूरोपियन एजेंसीज थी वो इन कैपिटल को लेकर इन्वेस्टमेंट करती थी और बिजनेस डिसीजन लेती थी. The European merchant industrialists had their own chamber of commerce which Indian businessmen were not allowed to join. तो जो यूरोपियन मर्चेंट या इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका अपना ही चैम्बर था कॉमर्स में, पर जो इंडियन बिजनेसमैन थे उनको उस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ज्वाइन करने की इजाजत नहीं होती थी ना. जो नेक्स्ट टॉपिक है, वेयर डिड द वर्कर कम फ्रॉम. तो फिर वर्कर आए कहां से. Factory needed worker. With the expansion of factories, this demand increased. तो जो फैक्ट्रीज तो बन गई, अब फैक्ट्रीज में काम करने वालों की मजदूरों की जरूरत थी. अब जैसे जैसे फैक्ट्रियां बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे मजदूरों की डिमांड बढ़ती जा रही थी. तो in 1901 there were 5,84,000 workers in Indian factories. By 1946 the number was over 24,36,000. What did the worker come from? तो जब हम 1901 की बात करते हैं तो इंडियन फैक्ट्रीज में 5,84,000 वर्कर्स थे, लेकिन 1946 आते आते इनकी संख्या बढ़ के 24,36,000 तक हो गई. तो वर्कर आए कहां से. In most industrial region, workers come from the district around. तो बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल रीजन थे वहां पे वर्कर्स अड़ोस पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट से आते थे, गांव से आते थे. Peasants, artisans were found no work in the village, went to the industrial centers in search of works. तो जो किसान थे, जो कारीगर थे, जिनको गांव में कोई काम नहीं मिलता था तो वो नौकरी की तलाश में इंडस्ट्रियल सेंटर में चले जाते थे काम करने के लिए. Over 50% workers in the Bombay cotton industry in 1911 came from the neighboring district of Ratnagiri, while the mills of Kanpur got most of their textile hands from the villages within the district of Kanpur. तो
कम से कम 50% जो वर्कर थे जो कि मुंबई कॉटन इंडस्ट्री में काम कर रहे थे 1911 में, वो वहां मुंबई बॉम्बे की नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी से आए थे। और अगर हम कानपुर मिल की बात करें तो वहां पे जो वर्कर काम थे वो ज्यादातर कानपुर के डिस्ट्रिक्ट के गांव से आए थे। Most often mill workers move between the villages and the city, returning to their village home during harvest and festivals. तो ज्यादातर क्या होता था, जो मिल वर्कर्स थे वो ज्यादातर वो गांव और शहर के बीच में आवाजावी करते थे, मतलब आते थे जाते थे। ज्यादातर ये हार्वेस्ट के टाइम पे और त्योहारों के टाइम पे गांव को लौट जाते थे ये वर्कर्स। Over time, as news of employment spread, workers travel greater distance in the hope of work in the mill. तो समय के साथ जिस तरीके से रोजगारी की खबर फैलने लगी, तो जो काम करने वाले लोग थे, जो मजदूर थे, वो बहुत ही लंबी दूरी नाप कर भी काम की तलाश में मील की ओर आते थे। From the United Province, for instance, they went to work in textile mills of Bombay and in the jute mill of Calcutta. तो अगर हम यूनाइटेड प्रोविंस की बात करें तो यूनाइटेड प्रोविंस के जो वर्कर थे वो बॉम्बे तक जाते थे काम करने के लिए, बॉम्बे कलकत्ता तक काम की तलाश में वो जाते थे। Getting job was always difficult even when mills multiplied and the demand for worker increased. तो नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल था, इसके बावजूद इसके कि मिल की संख्या बढ़ती जा रही थी और जो वर्करों की डिमांड थी वो भी बढ़ती जा रही थी। The number seeking work were always more than the job available. तो जो लोग जिनको नौकरी चाहिए थी वो जितनी जॉब है उससे कई गुना ज्यादा हुआ करते थे। एंट्री इनटू द मिल वाज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड। तो मिल में जो एंट्री थी उसमें भी पाबंदी थी। Industrialists usually employed a jobber to get new recruits. Very often the jobber was an old and trusted worker. He got people from his village, ensured them jobs, helped them settle in the cities and provided them money in times of crisis. तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट ज्यादातर जॉबर को एम्प्लॉयड करते थे, जॉबर को नौकरी देते थे ताकि वो नए रिक्रूटमेंट हायर कर सके। तो ये जॉबर जो होता था, जो नौकरी देता था या जो वर्करों को ढूंढ के उनको जॉब देता था, वो ज्यादातर ओल्ड और पुराना वर्कर होता है, पुराना और ट्रस्टेड विश्वसनीय वर्कर होता है उस मिल का। तो ये जो जॉबर क्या करता था, ये अपने गांव के लोगों को लगाता था, उनको इस बात का आश्वासन देता था कि तुमको ही नौकरी मिलेगी, उनको शहर में सेटल होने में मदद करता था और मुसीबत के समय उनको पैसे भी देता था। The jobber therefore became a person with some authority and power. He began demanding money and gifts for his favor and controlling the lives of workers. तो अब ये जो जॉबर था, जो नौकरी देता था, अब वो एक ऐसा इंसान हो गया था जिसके पास कुछ अथॉरिटी थी, कुछ पावर थी। तो अब ये जॉबर क्या करने लगे, अब ये जॉबर पैसे की मांग करने लगे, गिफ्ट की मांग करने लगे। अब ये पैसे और गिफ्ट की मांग क्यों कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे, वो उनको वो जो उन वर्करों पे वो जो नौकरी देके एहसान कर रहे थे, उनकी जिंदगी जो कंट्रोल कर रहे थे, वो इसके बदले में पैसे और गिफ्ट की डिमांड करने लगे। The number of factories worker increased over time. However, as you will see, they were a small portion of total industrial worker. तो लेकिन जो फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स थी उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी समय के साथ, लेकिन हम अब देखेंगे कि ये बहुत ही छोटा हिस्सा था टोटल इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स का। तो यहाँ पर हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे द peculiarity of industrial growth. Here we end this chapter. Have a good day. Have a nice day.